हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी, लेकर आया हूं क्रैश कोर्स, 40 डेज के क्रैश कोर्स का एक और नया दिन, एक और ताजा तरीन टॉपिक, डे 25 का, जिसमें हम करेंगे रिवीजन पार्ट 4, क्योंकि ऑलरेडी 3 रिवीजन हम कर चुके हैं अलग अलग पार्ट में, और ये पार्ट 4 है जिसमें हम रिवीजन करेंगे। यानी कि पिछले 5 चैप्टर जो हमने पढ़े हैं उनके ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। जितने भी सवाल पिछले कुछ सालों में जेईई के पेपर में आए हैं उन 5 चैप्टरों से, कौन कौन से चैप्टर हमने पढ़े थे? हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? मेटलर्जी, जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हम करते थे, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जो मेटलर्जी का 12th क्लास का चैप्टर है वो हमने पढ़ा था। उसके अलावा फिर हम लोगों ने एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा था। उसके अलावा हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा था, और पी ब्लॉक का भी हमने कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट उसमें देखा था। तो इन्हीं सब से जुड़े हुए जितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयरली पूछे गए हैं, कुछ पिछले 20-25 सालों तक में जो पेपर आए हैं उनमें जो सवाल पूछे गए, आज उनको एक एक सवाल को डिस्कस करेंगे, और ना सिर्फ उनके सॉल्यूशंस को समझेंगे बल्कि उनके पीछे छुपे कंसेप्ट्स को भी यहां पर हम समझने वाले हैं। तो कंसेप्ट्स को भी हम यहां समझने वाले। तो स्टार्ट करते हैं 40 डेज का क्रैश कोर्स, रिवीजन पार्ट 4, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, ये रहा उसका आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। यहां पर 2003 का पहला सवाल है, 2003 का पेपर है। थोड़ा पुराना है, काफी पुराना है, थोड़ा तो नहीं कहना चाहिए, बट एनीवे, अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट्स, द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज रिलेटेड टू देयर। जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं उसमें जो वेरिएशन होगा प्रॉपर्टी में, वो किससे रिलेटेड है? ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, पीरियोडिक लॉ की, मेंडलीफ वाली नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मोसले वाली, ठीक है। न्यूक्लियर मास पे डिपेंड नहीं करता, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही। जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट के अंदर, जो वेरिएशन देखने को मिलेगा, दैट विल बी ऑल विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर्स। That cannot be with respect to atomic mass, that cannot be with respect to some other thing, but it will always be related to atomic number. और एक एटॉमिक नंबर तक वो प्रॉपर्टी वेरी करती है, फिर एक पर्टिकुलर के बाद वो रिपीट होती है, इसलिए उसको पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं। पीरियोडिक मतलब जो समय के साथ रिपीट हो, तो भैया एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। मेंडलीफ ने यही बात गलत बोली थी। मेंडलीफ ने कहा था नहीं यार, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनका वेरिएशन जो होता है वो एटॉमिक मास के दम पर होता है, क्योंकि वो लॉथरमेयर के एक्सपेरिमेंट से कुछ सबक लेकर आया था कि यार मास और वॉल्यूम का ये रिलेशन उनने दिया है, तो जाहिर सी बात है मास पे सब कुछ निर्भर होगा, बट मास पे नहीं है। मास इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर एटम के बारे में हम बात करें तो सबसे फंडामेंटल चीज क्या है? इट्स एटॉमिक नंबर। नंबर से मास आया है, मास से नंबर नहीं बना। तो यहां पर एटॉमिक नंबर बेसिकली होगा। न्यूक्लियर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन नंबर रेशियोस ये भी नहीं होता, ये तो कुछ भी नहीं है। एटॉमिक मासेस तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मेंडलीफ में था। एटॉमिक नंबर इज द करेक्ट आंसर, हेंस इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारे पास ऑप्शन बी, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वी हैव दिस एज ऑप्शन बी विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो यहां पर हमें मिलेगा। सो दैट इज एटॉमिक नंबर्स, एंड एटॉमिक नंबर्स जो होगा वो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा। संपट पड़ा एटॉमिक नंबर को लेकर। क्वेश्चन नंबर 1 2003 का सवाल था। स्क्रीनशॉट लपकेंगे, इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। स्क्रीनशॉट लपकेंगे। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो विल मूव टू दी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यहां पर देखते हैं और समझते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2003 का ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी। सो वी हैव सेकंड क्वेश्चन, 2003 का ही सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आपको बताना है इनमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है। व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक? जिसके पास एसिड एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर दोनों, एसिड एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर, जो एसिड एज वेल एज बेस की तरह रिएक्ट कर सके, एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सके, बराबरी से दोनों की तरह रिएक्ट कर सके, उसे हम एम्फोटेरिक कहते हैं। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर भी रखे, बेसिक कैरेक्टर भी रखे। मतलब अगर सामने बेस है तो खुद एसिड बनकर रिएक्ट कर जाए, और अगर सामने एसिड है तो खुद बेस बनकर रिएक्ट कर जाए, वो ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहेंगे। अब देखो, सोडियम ऑक्साइड बेसिकली जो है वो है रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड। ये जो सोडियम ऑक्साइड है रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड है, और हमें पता है जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं जनरली। तो ये तो बेसिक नेचर हो गया।
जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये जो मेटालिक ऑक्साइड है Na2O, ये बेसिक नेचर का है। तो जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स इनको हम कहते हैं, वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं जनरली। ये जनरल बात कर रहे हैं, जनरल टर्म्स पर बात कर रहे हैं कि जो मेटल ऑक्साइड्स हो गए वो बेसिक हो गए और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हो गए वो एसिडिक हो गए। तो Na2O आपका बेसिक नेचर का हो गया, Na2O आपका बेसिक नेचर का हो गया क्योंकि ये बेसिकली बेसिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये मेटल का ऑक्साइड है, बहुत ही रिएक्टिव है। सल्फर डाइऑक्साइड और बोरॉन ट्राइऑक्साइड, डाइबोरेन ट्राइऑक्साइड, ये बेसिकली नॉन मेटल है, हालांकि बोरॉन तो मेटलॉइड है, बट स्टिल दे विल बी एसिडिक इन नेचर, सो दे आर एसिडिक इन नेचर। तो ये एसिडिक नेचर के हो गए दोनों, SO2 और B2O3। और जो जिंक ऑक्साइड है, वो जिंक ऑक्साइड हमारे लिए इट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये हमारा सही आंसर है, दैट इज दिस इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये एम्फोटेरिक नेचर का ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक नेचर का ऑक्साइड है, मतलब जिंक ऑक्साइड जो होगा वो एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। सो इट एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज इट एक्ट एज एन बेस। तो ये जिंक ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो अगर आप जिंक की रिएक्शन देख रहे हो किसी भी ऑक्साइड किसी भी एसिड के साथ, तो ये बेस की तरह रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा, और अगर आप इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ देख रहे हो तो खुद को एसिड बनाकर भी रिएक्ट करवा लेगा, दोनों सूरत में रिएक्ट करवा सकता है। तो जिंक ऑक्साइड जो हो गया वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जिंक ऑक्साइड, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड हमारा करेक्ट आंसर हो गया, विच इज एम्फोटेरिक। बाकी दो सल्फर डाइऑक्साइड और डाइबोरॉन ट्राइऑक्साइड, जो बोरॉन का ऑक्साइड है वो एसिडिक है, दोनों एसिडिक है। सोडियम क्योंकि रिएक्टिव मेटल है तो वो बेसिक होगा, तो सिर्फ जिंक ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि 2013 का सवाल था, 2003 का सवाल था, सॉरी 2003 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है। स्क्रीनशॉट लपके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नाउ। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वी हैव अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2004 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 2004 में पूछा गया है जेई के पेपर में, ठीक है। तो आईआईटी का पेपर तब अलग होता था, और फिर रीजनल जो इंस्टीट्यूट्स होते थे, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो होते थे, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते थे, उनका पेपर अलग होता था। AIEEE, फिर स्टेट वाइज जो इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते थे वो स्टेट लेवल पर वो अलग होते थे, तब वहां पर जेई का लेवल अलग आता था, जेई का पेपर ही पूरा अलग था। इस 2004 के पेपर में क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनिक रेडियस। आपको यह बताना है इनमें से किसके पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू आयोनिक रेडियस की। अब अगर अपन बात करें, सबसे पहले O2 2- को F- से कंपेयर करें, मतलब पहले तो अपन एनायंस को कंपेयर करें, तो ये O2 2- और F- है। एक बात कंफर्म है, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। व्हाट डू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक? बोथ कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप O2 2- की बात करोगे तो O2 2- ऑक्सीजन है, मतलब O2-, नॉट O2 2-, इट्स O2-। एक ऑक्सीजन का एटम है, 2- चार्ज है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मतलब न्यूट्रल स्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूट्रल नहीं है, 2 नेगेटिव है, मतलब 2 एक्स्ट्रा है, तो फिर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, मतलब न्यूट्रल स्टेट में 9 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक माइनस है, न्यूट्रल नहीं है, एक माइनस है, तो मतलब एक एक्स्ट्रा है, तो इसके पास भी 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये हो गया बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और आइसो इलेक्ट्रॉन्स की एक अच्छी बात यह है, आइसो इलेक्ट्रॉन्स की अच्छी बात यह है कि इसमें आयन का रेडियस उसका ज्यादा होगा जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज से क्या होता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो खिंच जाता है, इट टेंड्स टू पुल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की क्षमता, प्रोटॉन की संख्या, वो अगर ज्यादा हुई, संख्या ज्यादा हुई तो क्षमता ज्यादा हुई, जिससे वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे, तो एटम का साइज घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जिसका ENC ज्यादा होगा, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, उसका आयन का साइज कम होगा।
और हमें पता अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो भैया एटॉमिक नंबर बढ़ता है, पहले ऑक्सीजन आता है फिर फ्लोरीन आता है, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 9, इसके अंदर 8 प्रोटॉन, इसके अंदर 9 प्रोटॉन, तो इसके ईएनसी ज्यादा है और इसकी ईएनसी ज्यादा है, तो ईएनसी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है, और ईएनसी ज्यादा होगी तो साइज कम होगा, तो इसकी ईएनसी ज्यादा तो साइज कम, इसकी ईएनसी कम तो साइज ज्यादा, मतलब O2 माइनस और F माइनस में आयनिक रेडियस में O2 माइनस का साइज बड़ा होगा, तो O2 माइनस का आयनिक रेडियाई जो होगा वो F माइनस के आयनिक रेडियाई से बड़ा होगा। क्लियर हो गया? और दोनों आइसो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब तुम यहां पर दो और आइसो इलेक्ट्रॉन्स देख लो, बोरॉन का 3 पॉजिटिव और लिथियम का पॉजिटिव, बोरॉन का 3 पॉजिटिव और लिथियम का पॉजिटिव, तो पहले हो गया बोरॉन का पॉजिटिव और फिर हो गया लिथियम का 3 पॉजिटिव। इधर देखेंगे तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, लेकिन दोनों में एक अच्छी बात यह है कि दोनों आइसो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि बोरॉन इज 3 पॉजिटिव, सॉरी इट्स 3 पॉजिटिव एंड लिथियम इज ओनली पॉजिटिव, उल्टा लिख दिया था, लिथियम इज ओनली पॉजिटिव। बोरॉन का 5 एटॉमिक नंबर है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्टेट में भी होते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है, 3 पॉजिटिव है, और 3 पॉजिटिव है, इट मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? सिर्फ 2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। जबकि लिथियम 3 एटॉमिक नंबर है लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 न्यूट्रल स्टेट में इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन एक पॉजिटिव तो एक कम, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 2, तो दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यह भी कंफर्म हो गया कि ये दोनों भी आइसो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो दे आर ऑल्सो आइसो इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है भाई, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉन्स है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन फिर अगर बात करें तो लिथियम और बोरॉन, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम और बोरॉन, लिथियम के पास सिर्फ 2 ही शेल्स हैं, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम, और बेसिकली कहना चाहिए एक ही शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ, और इसके पास भी एक ही शेल है, क्योंकि बोरॉन के पास भी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास भी एक ही शेल है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसका ईएनसी ज्यादा है, और जिसका ईएनसी ज्यादा उसका रेडियस कम, तो यहां पर किसका रेडियस ज्यादा होगा? लिथियम प्लस का, क्योंकि इसका ईएनसी कम है। समझ में आ गया? तो एक बात समझ लो, आयनिक रेडियाई विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईएनसी, विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईएनसी। बोले तो जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा उसके आयनिक रेडियाई कम, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम उसके आयनिक रेडियाई ज्यादा। इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है, 3 प्रोटॉन है, तो इसका रेडियाई बड़ा। तो अब, और इसमें शेल कितनी है? 1 है, इनमें शेल 1 से ज्यादा है, इनमें 2 शेल है, तो पहले 1 शेल वाले आयनिक रेडियाई, तो सबसे छोटा साइज जो होगा वो होगा बोरॉन 3+ का, सबसे छोटा। उससे बड़ा साइज होगा किसके पास? लिथियम प्लस के पास, तो उससे बड़ा साइज होगा लिथियम प्लस का। लिथियम प्लस से बड़ा साइज होगा किसका? F माइनस का, F माइनस, और सबसे लास्ट में वी हैव O2 माइनस, तो O2 माइनस। तो ये आपका ट्रेंड होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। हमें कौन सा ऑर्डर पता करना है? अच्छा, हाईएस्ट वैल्यू किस पता करनी थी, ऑर्डर नहीं पता करना, हाईएस्ट। O2 माइनस रेस जीत जाएगा, तो वी हैव दैट ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, O2 माइनस सबसे ज्यादा लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई का होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया? और इनफैक्ट मैं ट्रेंड, क्योंकि देखो एक एलिमेंट को ढूंढने से कोई मतलब नहीं है, ट्रेंड पता करते तब चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आती हैं। तो ये ट्रेंड था जो अपन ने पता करा, और इस ट्रेंड में सबसे ज्यादा जो साइज आ रहा है वो O2 माइनस का आ रहा है, तो O2 माइनस का आंसर ये जो है, ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले ले, थर्ड क्वेश्चन था, 2004 का सवाल था, आगे और चर्चा करेंगे, पहले स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, तो यहां पर हो गए अपने 3 सवाल, चौथे सवाल पर चलते। प्रीवियस ईयर में फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? 2004 का पेपर है, फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? अमंग Al2O3, SiO2, P2O3 एंड SO2 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बताना है, ये ऑक्साइड्स है। एक खास तौर से एक चीज देखो, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं सब। कौन कौन से? एल्यूमिनियम कहीं आता है पी ब्लॉक में, ग्रुप 13 में,
फिर आता है सिलिकॉन, फिर आता है फॉस्फोरस और फिर आता है सल्फर, राइट? ठीक है, तो अब देखो ये लेफ्ट टू राइट अपन जा रहे हैं, राइट? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज घटेगा। अगर किसी भी एलिमेंट के साइज घटेगा तो उसके ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। सिंपल सा फंडा है। अगर कोई भी एलिमेंट का ऑक्साइड है और उस एलिमेंट का अगर आप देख रहे हो कि साइज घट रहा है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा या कह लो बेसिक कैरेक्टर घटेगा। तो अगर साइज जो एसिडिक कैरेक्टर होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा ऑफ एलिमेंट ऑक्साइड EO will be inversely proportional to the atomic radius of E. Will be inversely proportional to the atomic radius of E. मतलब एटॉमिक रेडियस ऑफ E से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर EO का जो होगा वो एटॉमिक रेडियस E पर डिपेंड करेगा। अगर एटॉमिक रेडियस E का कम हुआ, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा। E मतलब एलिमेंट, हमारे एलिमेंट कौन है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। ऐसे जाएंगे अक्रॉस द पीरियड, ENC बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस घटेगा, एटॉमिक रेडियस घटेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्लियर हो गया? तो यहां से वो एसिडिक नेचर के होंगे। तो इसमें देखेंगे हमारे पास ये जो Al2O3 है, दिस विल बी एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक नेचर का हो गया। ये दोनों हमारे, बल्कि ये वाला कहना चाहिए SiO2 क्योंकि मेटलॉइड है, तो ये वीकली एसिडिक हो गया, वीक एसिडिक हो गया, वीकली एसिडिक। और ये अच्छे एसिडिक हो गए, बल्कि इनको वाटर में डालोगे तो फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना लेंगे, तो ये अच्छे एसिडिक हो गए। तो आप देखोगे कि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। क्लियर हो गया? और बेसिक स्ट्रेंथ घट रही है। तो आप कुछ भी कह सकते हो, तो बेसिक स्ट्रेंथ घट रही है आप ये कह लो। लेकिन उन्हें एसिडिक ट्रेंड पूछा है तो Al2O3 सबसे कम, SiO2 उससे ज्यादा, P2O3 उससे ज्यादा, SO2 सबसे ज्यादा। तो SO2 सबसे ज्यादा आखिरी वाले में दिख रहा है, Al2O3, SiO2, P2O3, SO2। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि डी ऑप्शन में बिल्कुल यही चीज दिखाई दे रही है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हेंस दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, जो कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहां से। क्लियर हो गया? सो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। Al2O3 का सबसे कम, उससे ज्यादा SiO2, उससे ज्यादा P2O3 और सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर होगा। और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि फोर्थ क्वेश्चन होगा। 2004 का पेपर में पूछा गया था, 2004 के पेपर में पूछा गया था। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे यहां से। ओके, नाउ अगले उस पे चलते। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 5। 2003 का पेपर है जेई का, उसका एक क्वेश्चन है, द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट है। इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जिसके पास कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है? कैल्साइन, जिप्सम। भाई यही आंसर है। जिप्सम जो होता है, कैल्साइन मतलब कैल्शियम कंटेनिंग जिप्सम, CaSO4.2H2 होता है। इसमें CaCO3 थोड़ी ना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम सल्फेट होता है। और बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कैल्शियम सल्फेट को कैल्शियम कार्बोनेट समझ लेते हैं, मतलब कंफ्यूजन हो जाती है। नहीं भाई, जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसमें कार्बोनेट नहीं होता। सीशेल्स, डोलोमाइट, मार्बल, मार्बल तो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो बेसिकली ये सब में CaCO3 है, सिर्फ कैल्साइन जिप्सम में नहीं है। इट कंटेन्स कैल्शियम सल्फेट, हेंस ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और ये हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो गया। क्लियर हो गया? 2003 का पेपर था, उसका ये क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे चर्चा करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो वी हैव 2003 का ही क्वेश्चन है, 2003 के पेपर का ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? द सॉल्युबिलिटीज ऑफ कार्बोनेट डिक्रीजेस डाउन द मैग्नीशियम ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन। एस ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप 2, मैग्नीशियम ग्रुप मतलब ग्रुप 2, उसको मैग्नीशियम का वैसे बोल रहे हैं, होता वो बेरिलियम का है, क्योंकि बेरिलियम उनका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होता है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम की बात नहीं करते बिकॉज इट्स अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वो कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी इनके कार्बोनेट्स की, इनका कार्बोनेट्स कौन कौन होगा? BeCO3 बेरिलियम कार्बोनेट, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम CO3 स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट्स हो गए।
क्या कह रहे हैं, इट इज, इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। बहुत सिंपल सा रीजन है, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा मेटल का, मेटल का एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, मेटल का एटॉमिक रेडियस ऑफ मेटल विल इंक्रीज। और अगर मेटल का एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो हाइड्रेट होने की एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि मेटल मतलब कैटायन, तो हम कहेंगे कैटायन का रेडियस बढ़ेगा। किसका रेडियस बढ़ेगा, कैटआयन का रेडियस बढ़ेगा, कैटआयन का रेडियस बढ़ेगा, कैटायन रेडियस विल इंक्रीज, कैटायनिक रेडियस बोल सकते हो आप इसको, वो बढ़ेगी तो मेटल के हाइड्रेट होने की क्षमता घटेगी। हाइड्रेट होना मतलब पानी के साथ आकर जितनी एंथैल्पी निकालेगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी, उसकी वैल्यू घटेगी। क्यों, क्योंकि छोटे कैटायंस को, छोटा कैटायन अगर है तो उसको घेरकर H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और जितने ज्यादा H2O के मॉलिक्यूल्स घेरेंगे उतनी ज्यादा एंथैल्पी रिलीज होगी, जिसको हम हाइड्रेशन एंथैल्पी कहेंगे। लेकिन क्या होता है, जैसे आयन का साइज बढ़ता जाता है तो लैटिस एंथैल्पी बढ़ जाती है, जिससे लैटिस बनाने की क्षमता बढ़ती है तो हाइड्रेट होने की क्षमता कम होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है, और नीचे जाते जाते एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। कैटायन का रेडियस मतलब इनके जो पॉजिटिव चार्जेस हैं +2+2+2+2, वो इनके आयंस के साइज बड़े बड़े आएंगे, और साइज बड़े आएंगे तो फिर हाइड्रेट होने की क्षमता कम होगी। दो लैटिस एंथैल्पी तो लगभग सेम है सब में, लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी की क्षमता नीचे जाते हुए बढ़ेगी, और नीचे जाते हुए हाइड्रेट होने की क्षमता घटेगी, क्योंकि साइज बड़े होंगे तो हाइड्रेट होने की क्षमता घटेगी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी, ध्यान से सुनना, हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ेगी नहीं, माय मिस्टेक, हाइड्रेशन एंथैल्पी घटेगी बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैटायनिक साइज। कैटायनिक साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना कैटायन का साइज क्या होगा, बढ़ेगा, उतना हाइड्रेशन एंथैल्पी घटेगी, और नीचे जाते हुए कैटायन का साइज बढ़ता है, इसलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी घटेगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायंस। हमको तो इसमें रीजन सिर्फ देना था, ए ऑप्शन करेक्ट है जिसमें यही रीजन दिया गया है, ये रीजन दिया हुआ है, ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायंस विल गोइंग टू डिक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप एज द साइज ऑफ कैटायंस विल इंक्रीज। लैटिस एंथैल्पी लगभग सेम रहती है, बस कैटायन की वजह से हम कहेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, कैटायन का साइज रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये 6th क्वेश्चन है, 2003 का सवाल था। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेंगे पहले इसका। लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th पर चलते हैं, विच इज 2003 के पेपर में पूछा गया सवाल है। तो 2003 के पेपर में जो पूछा था उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं फिर से। 2003 के ज्यादा सवाल हैं इन चैप्टर से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल प्रोड्यूस हार्ड वाटर, इनमें से कौन सा प्रोसेस जो होगा वो हार्ड वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो एक चीज देखो, हार्ड वाटर जो आता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के या तो क्लोराइड्स की वजह से आता है, या तो क्लोराइड्स की वजह से आता है जैसे CaCl2 या MgCl2, या फिर सल्फेट्स की वजह से आता है। सल्फेट्स में यानी कि CaSO4 या फिर MgSO4, और ये परमानेंट हार्डनेस लाते हैं। दीज आर द रीजंस फॉर परमानेंट हार्डनेस इन वाटर। ठीक है, ये परमानेंट हार्डनेस के जिम्मेदार होते हैं। पानी के अंदर जो परमानेंट हार्डनेस आती है वो इन्हीं सॉल्ट्स के मौजूद होने की वजह से आती है। तो दीज आर परमानेंट हार्डनेस इन वाटर। अब इसमें देखेंगे, आपके पास मैग्नीशियम का कार्बोनेट है, कार्बोनेट होता ही नहीं है। सल्फेट सोडियम का होता ही नहीं है। वाटर विथ CaCO3 कार्बोनेट होता ही नहीं है, कार्बोनेट तो है ही नहीं। तो सल्फेट है सिर्फ CaSO4 उनमें से। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आया? बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन था। आपको बस ये पता होना चाहिए जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो आती कहां से, परमानेंट हार्डनेस। तो कैल्शियम सल्फेट, कोई भी मैग्नीशियम का सल्फेट होता है या कैल्शियम का सल्फेट होता, या मैग्नीशियम का क्लोराइड होता है या कैल्शियम का क्लोराइड होता, किसी का भी क्लोराइड या सल्फेट होता, दोनों में से, मैग्नीशियम कैल्शियम में से, तो वो परमानेंट हार्डनेस देता है। सल्फेट्स और कार्बोनेट्स कभी नहीं देते। ठीक है, सल्फेट सिर्फ देता है तो वो, मतलब सल्फेट सिर्फ मैग्नीशियम और कैल्शियम का, ये सोडियम का था, ये नहीं देता।
और ये तो कार्बोनेट्स है कैल्शियम मैग्नीशियम के, तो ये कार्बोनेट्स नहीं देते, सल्फेट्स देते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 2003 का सवाल था ये। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। ओके, लेट्स मूव टू दी 8th क्वेश्चन नाउ। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, 2004 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड इज Mg3N2 on the reaction with an excess of water gives, excess of water gives, extra excess of water होगा मतलब H2 होगा। तो इसके साथ क्या देगा देखेंगे। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। वाटर मतलब HOH, मैग्नीशियम इस हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा बिकॉज OH नेगेटिव है और यहां पर Mg पॉजिटिव है, तो विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, और N2 हाइड्रोजन के साथ जाएगा, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हमेशा अमोनिया बनाते हैं, हमेशा अमोनिया बनाते हैं। अब हमें पता करना है नाइट्रिक एसिड और अमोनिया। पहली बात तो नाइट्रिक एसिड नहीं बनेगा, अमोनिया बनेगा। कितना मोल बनेगा, 2 मोल या फिर 1 मोल, ये देख लेते हैं अपन, बैलेंस करते हैं इस रिएक्शन को। तो रिएक्शन को बैलेंस करके लिखेंगे भाई, मैग्नीशियम 3 है, यहां 3 कर लो, नाइट्रोजन 2 है तो यहां 2 कर लो। अब तुम गिन लो, हाइड्रोजन 6 हो गए और OH भी 6 हो गए, 3 2 6, तो ये 6H2O कर लो। बैलेंस हो गई रिएक्शन भाई। 6H, वो देखो 3 2 6H और 3 2 6OH, तो 6OH कर लिए, बैलेंस हो गई। तो इससे क्लियर दिख रहा है कि 1 मोल अगर मैग्नीशियम नाइट्राइड है, ये अगर 1 मोल है, तो जो अमोनिया फॉर्म हो रहा है वो हमारा 2 मोल फॉर्म हो रहा है। तो यहां से जो अमोनिया फॉर्म हो रहा है वो हमारा 2 मोल फॉर्म हो रहा है, तो 1 मोल इसके प्रोड्यूस करता है 2 मोल अमोनिया। ऑप्शन देख लेते हैं, 1 मोल इसके 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। सो दिस इज ए ऑप्शन करेक्ट, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ये वाला आंसर करेक्ट हो गया। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया विल गेट फॉर्म, 2 मोल अमोनिया फॉर्म कर लेगा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर हो गया, 2 मोल अमोनिया। तो दिस इज व्हाट वी विल गोइंग टू फॉर्म एज 2 मोल ऑफ NH3 दैट विल गोइंग टू बी फॉर्म्ड। रिएक्शन आपके सामने, बस आपको रिएक्शन को बैलेंस करना था, सही प्रोडक्ट भी आइडेंटिफाई करना था, लेकिन रिएक्शन को बैलेंस भी करना था। तो ये 2004 का सवाल था, क्वेश्चन नंबर 8। स्क्रीनशॉट ले ले। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच विल बी नाउ योर क्वेश्चन नंबर 9th। तो 9th क्वेश्चन अब अपन देखते हैं, जो कि 2002 के पेपर का है, जेई 2002 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 9th जो है वो वहीं से लिया गया है। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ठीक है। बॉक्साइट से नहीं निकलेगा, बेसिकली बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिना का ही फॉर्म होता है, Al2O3.2H2O, लेकिन एक्चुअली उसमें थोड़ा सा मोल्टन क्रायोलाइट और थोड़ा सा फ्लोरस्पार इस्तेमाल होता है। तो एल्यूमिनियम जो एक्सट्रैक्ट करता है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, दैट इज इट विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, Al2O3 तो रहेगा एल्यूमिना, so it will be a mixture of alumina, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट भी रहेगा और फ्लोरस्पार भी रहेगा, एंड फ्लोरस्पार। वैसे इनका बेसिकली रेशियो जो आता है वो आता है 20:24:20 समथिंग, ठीक है ना, ये कुछ रेशियो आता है। लेकिन ये 3 चीजें मिक्स्ड होती हैं, कौन कौन सी, एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार। तो एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार, ये 3 चीजें मिक्स होती हैं। तो अकेला बॉक्साइट नहीं होता, अकेला एल्यूमिना नहीं होता, अकेला मोल्टन क्रायोलाइट नहीं होता, एल्यूमिना मिक्स विद मोल्टन क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। फ्लोरस्पार नहीं है लेकिन ठीक है, वो भी होता है साथ में। ऑप्शन सी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो 9th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, 2002 का सवाल है जो पूछा गया था। स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन पे फिर मूव ऑन करेंगे। ओके, तो क्लियर हो गया यहां पर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
9th 2002 के सवाल में से। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10th, ये भी 2002 के पेपर में से है। द मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय लीचिंग विद अ साइनाइड इज, लीचिंग प्रोसेस के थ्रू आपको केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल प्रोसेस, केमिकल लीचिंग जो होती है कंसंट्रेशन ऑफ ओर की मेथड होती है, जिसमें केमिकल रिएजेंट यूज करके हम इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं, गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। अब इनमें से साइनाइड में से कौन सा वो बेसिकली रिमूव हो जाएगा? तो एक्चुअली रिएक्शन में सिल्वर होता है, इससे रिएक्शन हमें पता है, क्योंकि बेसिकली पहले Ag होगा, KCN के साथ रिएक्ट करेगा, तो एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, पोटेशियम AgCN होल 4 समथिंग, ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, पोटेशियम साइनाइड के साथ Ag रिएक्ट करेगा। बाद में इसको हम जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे, जिंक के साथ, तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो यहां पर जिंक आ जाएगा, कुछ कॉम्प्लेक्स में जिंक आ जाएगा, CN होल 4 बनेगा और Ag यहां पर अलग से निकल जाएगा, तो जो सिल्वर होगा वो अलग से निकल जाएगा। तो सिल्वर पहले यहां पर जो था वो यहां पर प्योर निकला, कंसंट्रेटेड सिल्वर निकला, कह लो कंसंट्रेटेड सिल्वर, ठीक है, और यहां पर वो इंप्योर फॉर्म में था, तो बेसिकली जो सिल्वर होता है वो इस रिएक्शन से, मतलब इस मेथड से साइनाइड के थ्रू लीचिंग करके, केमिकल मेथड के थ्रू ये प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन करेगा और अल्टीमेटली आपको सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये आपका सिल्वर को इस्तेमाल करा जाता है, सिल्वर के लिए इस्तेमाल करा जाता है, और ये मेथड मानी जाती है B फॉर Ag, दिस इज अ मेथड। तो सिल्वर के लिए मेटल, ये सिल्वर मेटल एक्सट्रैक्ट होता है साइनाइड से लीचिंग करके, तो ये हमारा करेक्ट क्या हो गया, आंसर हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। ये था 10th क्वेश्चन, 2002 का सवाल है, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो यहां पर क्लियर हो गया 10th क्वेश्चन जो था वो 2002 का सवाल था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, यही इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली, मेटलर्जी में तो बड़े और लल्लू क्वेश्चंस आते हैं। 2004 में 11वां क्वेश्चन जो है 2004 में पूछा गया था, Which one of the following ores is best concentrated by froth flotation method? आपको पता है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में हम सल्फाइड ओर्स को कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है, मतलब फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से सल्फाइड ओर्स को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो बेसिकली जो सल्फाइड ओर्स होते हैं वो मतलब सेपरेट इन द सेंस गैंग पार्टिकल से उनको कंसंट्रेट किया जाता है। तो बेसिकली जो सल्फाइड ओर्स होते हैं दे गेट कंसंट्रेटेड और दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम गैंग पार्टिकल्स, जो इंप्योरिटीज होती है ना, अनवांटेड गैंग पार्टिकल्स, दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम गैंग particles, so they get separated from gang particles due to their difference in the wetting properties, due to the difference in their wetting properties with वाटर एंड ऑयल, तो ये जो प्रॉपर्टी का डिफरेंस है, उनके गीले होने की जो क्षमता है, वाटर से कुछ अलग चीजें वेट होती हैं और ऑयल से कोई अलग चीजें वेट होती हैं, इसके कारण वहां पर एक फ्रॉथ फॉर्मिंग एजेंट आ जाता है, फ्रॉथिंग एजेंट जिसको हम कहते हैं, वो फ्रॉथ फॉर्मिंग एजेंट वहां पर मौजूद होता है जो सल्फाइड ओर को अलग कर देता है गैंग पार्टिकल से। उसका एक फ्रॉथ बन जाता है क्योंकि गैंग की और सल्फाइड ओर की वेटिंग प्रॉपर्टीज, गीले होने की जो टेंडेंसी है वो अलग अलग है, वो एक वाटर के साथ एक ऑयल के साथ है, तो इससे हम सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो अब वो पूछे किस ओर को कर सकते हैं, तो सल्फाइड ओर। अब इनमें से सल्फाइड ओर कौन सा है, गैलीना, क्योंकि गैलीना इज बेसिकली पीबीएस, गैलीना जो है वो हमारा है पीबीएस, तो दिस इज अ लेड सल्फाइड, PbS, तो ये लेड सल्फाइड है और लेड सल्फाइड जो होता है वो आपका सल्फाइड ओर होगा गैलीना, हेंस दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सल्फाइड ओर को ही आप कंसंट्रेट करते हो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है,
ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, दैट इज गैलेना। क्लियर हो गया? तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 11th क्वेश्चन का ए ऑप्शन 2004 का सवाल है जो हमसे 2004 में पूछा गया था। स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया। विल मूव टू दी 12वां क्वेश्चन। तो 12वें क्वेश्चन पर यहां पर हम चलेंगे जो 2012 थोड़ा सा रिसेंट ईयर्स में आ गए, हालांकि ये भी बहुत पुरानी बात हो गई वैसे तो, लेकिन 2012 में जो सवाल आया था वो आया था 12वां क्वेश्चन। क्या पूछ रहे हैं? विच मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये मेथड कुछ वो वेन आर्कल मेथड वाली लग रही है, क्योंकि देखो इसमें आपका एक मेटल है, किसके साथ? आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये इम्प्योर मेटल है, रिफाइनिंग का केस है, मतलब इसमें कुछ इंप्योरिटीज हैं, लेकिन जैसे इसको आयोडीन के साथ हीट करके ये टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड बनाएंगे तो जो गंदगी होगी वो अलग हट जाएगी। यहां पर बाद में टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड को वापस से 1700 केल्विन पर हीट करेंगे तो टाइटेनियम सॉलिड और आयोडीन वेपराइज बनकर मिल जाएगा। यहां जो टाइटेनियम मिला ये प्योर मिला। तो ये वेन आर्कल मेथड है। इसमें दो प्रोसेस आती थी बेसिकली, एक मॉन्स प्रोसेस, एक वेन आर्कल। तो ये वेन आर्कल वाली प्रोसेस है, ये वेन आर्कल है। ठीक है, तो ये वेन आर्कल मेथड, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने पूछा है कौन सी मेथड है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज दिस इज वेन आर्कल मेथड। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, वेन आर्कल मेथड। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। टाइटेनियम पहले आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा 523 केल्विन पर, टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड बना लेगा। इस दौरान उसमें सेपरेशन हो चुका होगा गंदगी का, इंप्योरिटी का, और फिर वैसे ही वो 1700 केल्विन पर उसको हीट करेंगे तो टाइटेनियम और आयोडीन दोनों अलग होंगे। आयोडीन बीइंग मोर वोलेटाइल वेपराइज हो जाएगा I2 बनाकर गैस फॉर्म में, टाइटेनियम सॉलिड वहीं छूट जाएगा। तो जो टाइटेनियम सॉलिड होगा वो हमारा हमको ऑब्टेन्ड हो जाएगा फ्रॉम इम्प्योर टाइटेनियम, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेन आर्कल मेथड। क्वेश्चन नंबर 12 डन हो गया है। विल मूव टू दी क्वेश्चन 13। पहले स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अब चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। पहले देख लेते हैं ईयर कौन सा है, 2002। एलम हेल्प्स इन प्यूरिफाइंग वाटर बाय, आपको अब तो खैर वो आ गया अपने पास, एक्वागार्ड आ गया, अब तो कैंट प्यूरिफायर आ गया, लेकिन अभी भी आप जाओगे कहीं पर गांव वाँव साइड में या देखोगे जहां पर बहुत ज्यादा जो पानी होता है वो एक्वागार्ड की टेक्नोलॉजी आरओ से नहीं प्यूरिफाई करते हैं, तो फिर वो लोग एक फिटकरी मिलाते हैं उसके अंदर, एलम फिटकरी मिला देते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम का सॉल्ट होता है बेसिकली, डबल सॉल्ट, और वो मिलाकर कहते हैं वो वाटर प्यूरिफाई हो जाता है। अब उसके पीछे की क्या रीजन है, वो रीजन उन्होंने पूछा है। हमें पता है कि वाटर के अंदर जो मिलावट है, जो इंप्योरिटी है, वो कोलॉइडल फॉर्म में, मतलब वाटर फॉर्म्स अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब जब एलम को हम मिलाएंगे तो एलम के अंदर जो आयन है वो है एल्यूमिनियम का +3 आयन, जो एक इलेक्ट्रोलाइट आयन की तरह काम करेगा, जो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा एलम, और ये उसका इलेक्ट्रोलिटिक आयन होगा जो कोलॉइडल पार्टिकल्स को, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, उनको नीचे बिठा देगा। क्यों नीचे बिठा देगा? क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स पे चार्ज होते हैं, और खासतौर से पानी में जो मड इंप्योरिटीज होती है, जो मिट्टी या जो कंकड़ पत्थर, जो छोटे मोटे जो रेत के दाने या कंकड़ या मिट्टी, मड पार्टिकल्स, इन सबको अगर माने तो ये सब पर नेगेटिव चार्ज होता है। कोलॉइडल फॉर्म में रहती है बट इन सब पर नेगेटिव चार्ज रहता है। हमारा एल्यूमिनियम +3 उनको जाकर अट्रैक्ट करता है और उनके नेगेटिव्स को खत्म करता है, क्योंकि प्लस ही नेगेटिव को खत्म कर सकता है। नेगेटिव सारे खत्म, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आएंगे। कौन से? मड पार्टिकल्स, और ग्रेविटी के कारण एग्रीगेट हो जाएंगे, गुच्छा बन जाएंगे, और ग्रेविटी के कारण नीचे जाकर सेटल्ड हो जाएंगे। जब वो नीचे जाकर सेटल्ड हो जाएंगे तो ऊपर का साफ पानी हम पीते जाएंगे, आखिरी पानी हम नहीं पिएंगे क्योंकि उसमें गंदगी है, वो उसको फेंक देंगे, रिप्लेस कर देंगे, फिर नया पानी भर लेंगे मटके में। समझ में आया? ये प्रोसेस होती है एलम की, और एलम जो होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट की तरह ट्रीट किया जाता है, और ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि इसके आयन पर +3 का चार्ज है। हार्डी-शुल्ज रूल कहता है कि जितना अच्छा चार्ज होगा उतनी जल्दी और उतनी पावरफुली वो नीचे सेपरेट होकर बैठ जाएंगे। जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, जो इंप्योरिटी है पानी की, वो नीचे सेटल्ड हो जाएगी। तो इसके लिए आपके पास आयन के ऊपर अच्छा चार्ज होना चाहिए, विच शोज द पावर ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। उसको कोएजुलेटिंग एजेंट कहते हैं बेसिकली, तो वो अच्छा होना चाहिए। तो एल्यूमिनियम +3 पर +3 का चार्ज है, अच्छा चार्ज है।
तो इसके कारण वो नीचे सेटल्ड हो जाते हैं। ये होता है पानी के प्यूरिफिकेशन का फंडा जो हमें यहां देखने को मिलता है। नाउ ए ऑप्शन दिया है फॉर्मिंग एसआई कॉम्प्लेक्स विद द क्ले पार्टिकल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। सल्फेट पार्ट विच कंबाइंस विद द डर्ट एंड रिमूव्स, सल्फेट पार्ट नहीं करता भाई, एल्यूमिनियम +3 करता है। कोएजुलेटिंग द मड पार्टिकल्स, यस ये करेक्ट है। मेकिंग मड वाटर सॉल्युबल, अरे मड तो पहले से वाटर सॉल्युबल है, उसको नहीं बनाएगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कोएजुलेट कर लेता है मड पार्टिकल्स को। ऑप्शन सी 100% करेक्ट आंसर है, मड पार्टिकल्स को कोएजुलेट कर लेता है, ये बिल्कुल सही आंसर है कि जो मड पार्टिकल्स होते हैं उनको नीचे जाकर सेटल कर देता है, यानी कि उनको नीचे जाकर कोएजुलेट कर देता है बाय रिमूविंग द नेगेटिव चार्जेस ऑन देम, उनके ऊपर के नेगेटिव चार्जेस को खत्म करके वो कोएजुलेट कर देता है। 13th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, एकदम क्लियर हो गया। 2002 का ये सवाल था, स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो 13th क्वेश्चन हो गया, जिसमें जो कि 2002 का सवाल था और ये कोलॉइडल सॉल्यूशन वाले पार्ट से हमसे पूछा था, सरफेस केमिस्ट्री के पार्ट से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विच इज 2003 का सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज द हाईएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी। प्रोटॉन एफिनिटी समझ रहे हो, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव को अपनी तरफ बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर ले, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। प्रोटॉन एक्सेप्टर्स बोले तो बेस, जो लॉरी ब्रोंगस्टेड के हिसाब से अच्छे बेस है, तो आपको इनमें सबसे अच्छा बेस पता करना है H2S। अब देखो वैसे तो सबके पास लोन पेयर है, कहीं ना कहीं सल्फर के पास यहाँ लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास है, फास्फोरस के पास है, ऑक्सीजन के पास है, ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर के पास तो दो लोन पेयर है, लेकिन इनमें सबसे अच्छा बेस जो होगा वो अमोनिया है। तो क्योंकि ये इजीली इस लोन पेयर को काम पे लगा सकता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि ये NH3 है, मान लो एक लोन पेयर है और यहाँ H+ घूम रहा है, तो ये क्या होगा, तुरंत H+ जो होगा वो इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, ये तुरंत जो H+ होगा वो इससे अट्रैक्ट होगा, फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये बन जाएगा NH4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, NH4 विद अ पॉजिटिव चार्ज विच इज नोन एज अमोनियम आयन, विच इज नोन एज अमोनियम आयन। तो ये कौन सा आयन बन गया, अमोनियम आयन। ये अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, तो मतलब ये बहुत अच्छा बेस है, इट्स हाईली बेसिक इन नेचर। तो ये बहुत अच्छा बेसिक है, इसलिए ये अच्छी प्रोटॉन एफिनिटी रखेगा, तो ये बहुत अच्छी प्रोटॉन एफिनिटी रखेगा, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। सबके पास लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर को यूज करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी होनी चाहिए, जो इनमें नाइट्रोजन के पास सबसे ज्यादा। क्लियर हो गया। तो नाइट्रोजन जो अमोनिया के फॉर्मेशन में वो सबसे अच्छा बेसिक है, क्योंकि H+ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर सकता है, हैविंग हाईएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी अमंग द गिवन मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले ले, 14 क्वेश्चन 2003 का सवाल है, स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच विल बी योर क्वेश्चन नंबर 15। 2002 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चर्चा करते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, इन केस ऑफ नाइट्रोजन NCl3 is possible but not NCl5, while in case of phosphorus PCl3 as well as PCl5 are possible. It is due to, बहुत सिंपल है, नाइट्रोजन NCl3 बना सकता है, ट्राइहेलाइड बना सकता है, बट NCl5 पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता, क्योंकि भैया पेंटाहेलाइड बनाने के लिए d ऑर्बिटल में d ऑर्बिटल होना चाहिए और d ऑर्बिटल में खाली जगह होनी चाहिए। नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल ही नहीं है, सिंपल, बड़ा बड़ा फेमस क्वेश्चन हुआ करता है। तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 5, सब शेल 1s2 2s2 2p3, बस 1s2 2s2 2p3, मतलब 2p3 में 3 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे 2p3 में, तो 1s2 2s2 2p3 यहां पर देखेंगे। अब 1s2 2s2 2p3 है, तो नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट पर कैसे दिखेगा, ये रहा 2s, ये रहा 2p, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर 3 क्लोरीन आ गए तो 3 क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे यहां पे, और 3 क्लोरीन शेयर करेंगे तो एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, तो ये फिर बन जाएगा n के साथ 3 क्लोरीन आ गए तो NCl3 एग्जिस्ट कर लेगा, ये NCl3 बना लेगा। लेकिन 5 क्लोरीन कहां से आएंगे, 5 क्लोरीन 5 इलेक्ट्रॉन देंगे ना, मतलब शेयर करेंगे ना, तो 3 तो शेयर होंगे, बाकी 2 के क्या होंगे, तो NCl5 एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, हेंस नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म
नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड लाइक NCl5, cannot form pentahalide. NCl5 cannot form because, किसकी वजह से नहीं कर सकता? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. डी ऑर्बिटल नहीं है इसमें, तो इट इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, और डी ऑर्बिटल्स के एब्सेंस की वजह से ये पेंटाइलाइड नहीं बना सकता. जबकि तुम फास्फोरस को देखो, यहां पर फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,5, सबशेल कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3, 3s2, 3p3. ये थर्ड शेल तक आ गया है, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन s2p3 का ही है. ये 2s2, 2p3 था, ये 3s2, 3p3 है. थर्ड शेल में एडवांटेज ये मिलता है कि 3d भी आ जाता है, जो कि अभी खाली है. तो क्या होता है, फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट अगर अपन पकड़ें, तो फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट में यहां पर हो गया कौन? 3s2, ये हो गया कौन? 3p3, और ये कौन हो गया? 3d. तो ये आपके कॉन्फ़िगरेशंस बनेंगे. तो 3s2, 3p3 और 3d खाली होगा. इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5. एक्साइटेड स्टेट पर ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से जंप करके यहां पहुंच जाएगा, यहां से जंप करके यहां पहुंच जाएगा. तो ये यहां पहुंच जाएगा, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे. तो फिर क्लोरीन आएगा 5 इलेक्ट्रॉन लेकर. क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन यहां एडजस्ट, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहां, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहां, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहां, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहां. तो 5 क्लोरीन अगर आ गए तो ये 100% PCl5 फॉर्म कर लेगा. ये 100% PCl5 फॉर्म कर लेगा. ऊपर वाला नहीं कर सकता, नीचे वाला PCl5 फॉर्म कर लेगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल तक उसने अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर लिया, या कह लो उसने अपना ऑक्टेट एक्सटेंड कर लिया, डी ऑर्बिटल तक एक्सटेंड कर लिया, इसलिए PCl5 फॉर्म हो जाएगा. सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन एंड प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. यहां पर दोनों जगह पर यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी. तो अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स इन पी बट नॉट इन एन, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स इन पी बट नॉट इन एन. ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया भाई, 100% ए ऑप्शन करेक्ट है. तो दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल. तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए इस सेगमेंट का. लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस देन नाइट्रोजन नहीं, ये नहीं है रीजन. ठीक है, जो नहीं है उनको भी चर्चा कर लेते हैं. लोअर टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन इन फास्फोरस देन नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड का यहाँ क्लोरीन से कुछ लेना देना ही नहीं है. अकरेंस ऑफ फास्फोरस इन सॉलिड व्हाइल नाइट्रोजन इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर. भाई फिजिकल स्टेट से कोई मतलब ही नहीं है, या तो बनाना और नहीं बनाने की बात चल रही है. तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि 5 क्लोरीन आने की जगह ही नहीं है नाइट्रोजन में, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन वो रख ही नहीं सकता, क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है नाइट्रोजन के पास. 2 शेल का ही तो एलिमेंट है. फास्फोरस के पास है, वो भी खाली है, क्योंकि वो 3 शेल का एलिमेंट है, और तीसरे शेल से डी ऑर्बिटल आना चालू हो जाते. तो डी ऑर्बिटल तीसरे शेल से आना चालू हो जाते हैं. तो 15th क्वेश्चन 2002 का जो सवाल है, इसमें 100% हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा. स्क्रीनशॉट ले ले. तो भैया स्क्रीनशॉट ले लिया आपने. तो ये यहां पर हमने ऑर्डर देखा था, ये बेसिकली यहां पर हमने चीजें समझी है. क्लियर हो गया. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. 15 के बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच विल बी योर 16th क्वेश्चन. 2003 का सवाल है. 16th क्वेश्चन पर यहां पर बात करते हैं. What may be expected to happen when phosphine gas is mixed with chlorine gas? Phosphine gas is PH3, PH3 बनता है, और किससे मिलाता है? क्लोरीन गैस Cl2 से. तो देखो क्या होता है, इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो कई बार लगता है PCl3 बनेगा, बट PCl3 नहीं बनता है, सीधा PCl5 बनता है. H और Cl मिलकर HCl बन जाएंगे, तो यहां पर आपके पास HCl बन जाएगा. ठीक है, H और Cl मिलकर HCl बन जाएंगे, वो भी 5 मोल्स, सॉरी वो भी आपके 6 बेसिकली HCl होंगे. अभी इसको बैलेंस कर देंगे, और फास्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके PCl5 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? PCl5. तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में एग्जिस्ट करेगा. अब इसको बैलेंस कर देते हैं. Cl 2 है, यहां पर 5 है, तो यहां पर अपन 2, 5, 10 कर देंगे, तो 5 दूनी 10 यहां पर भी हो जाएगा. फास्फोरस 2 है, तो 2 फास्फोरस यहां हो गए, 3 दूनी 6, तो बेसिकली 6 यहां पर भी हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 HCl. अच्छा, तो 5 और 10 और 6 कितने हो गए? 16. तो यहां पर 8 Cl2 कर लेंगे, कोई बात नहीं, यहां पर 8 Cl2 आ जाएगा.
तो ये 8Cl2 आ जाएगा, ठीक है, ये भी 16 हो गया। इट्स अ बैलेंस्ड रिएक्शन नाउ। आप इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते थे वैसे, बट एनीवे 2p है, 2p है, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, क्लोरीन 8 to the 16, 5 to the 10 और 6 16, ठीक है। इसका सिंप्लीफाई फॉर्म अगर देखें अगर इसको, तो PH3 plus 4Cl2 gives PCl5 plus HCl, gives PCl5 plus HCl, ठीक है। अब इसमें क्या होगा यहां पर ध्यान से समझे, PCl5 और HCl बनेगा और रिएक्शन कूल डाउन होगी, बिकॉज इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट एसिड बन रहा है ना, तो यहां पर एनर्जी भी रिलीज होगी, एनर्जी भी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर ये जो सोल्यूशन है इट विल बिकम कूल डाउन, मतलब इसका टेम्परेचर खुद का कम होगा, क्योंकि किसी चीज से अगर एनर्जी चली गई तो वो ठंडी हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी। तो यहां पर एनर्जी चली गई तो कूल डाउन होगा। सो PCl3 एंड HCl आर फॉर्म्ड, नहीं, PCl5 एंड HCl आर फॉर्म्ड एंड द मिक्सचर कूल्स डाउन, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है, जो कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो PCl5 बनेगा एंड HCl बनेगा एंड द मिक्सचर विल कूल डाउन, ये 100% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 100% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। PCl5 फॉर्म होगा और HCl फॉर्म होगा एंड द मिक्सचर विल गोइंग टू कूल डाउन। PH3.Cl2 is formed with warming up, the mixture only cools down, नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट है, PCl5 और HCl यहां पर हमारा फॉर्म होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे 16 क्वेश्चन का, 2003 का सवाल था, रिएक्शन बेस्ड सवाल था, पी ब्लॉक एलिमेंट का सवाल है। फॉस्फीन की रिएक्शन क्लोरीन गैस से, याद रखना PCl5 देती है, नॉट PCl3, और फॉस्फोरस Cl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है, ये अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर क्लियर हो गया है, बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से इसका। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच विल बी योर 17th क्वेश्चन इस पार्ट का, 2004 का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम, इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, इनकरेक्ट को हाईलाइट भी करके लाए भाई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है वो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। हमारे जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मौजूद होता है, जो विटामिन होते हैं उनमें अलग अलग तरीके के मेटल का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं उनके फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल लगता है उसमें आपके पास मैग्नीशियम का एक कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो ये बायोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब इस पर चर्चा करते हैं। साइनोकोबालामिन, कोबालामीन बेसिकली होता है, तो ये साइनोकोबालामिन इज B12 एंड कंटेन्स कोबाल्ट, बिल्कुल सही है। ये बी, देखो विटामिन की मैंने बात करी ना, विटामिन B12 में, तो ये होता है, ये स्टेटमेंट सही है, हमें गलत स्टेटमेंट पता करता है। हीमोग्लोबिन इज द रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड एंड कंटेन्स आयरन, आयरन हो तो बिल्कुल सही है। हमारा जो ब्लड रेड होता है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन का एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है, तो इट कंटेन्स आयरन। क्लोरोफिल की बात आ गई, क्लोरोफिल आर ग्रीन पिगमेंट्स इन प्लांट्स, बिल्कुल सही है, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स के। एंड कंटेन्स कैल्शियम, नहीं भाई मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम, ये गलत स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है, इनकरेक्ट है, बिकॉज इट्स एन कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल इज बेसिकली ग्रीन पिगमेंट्स जो देता है ना, क्लोरोफिल, दैट क्लोरोफिल has green pigment because it's a coordination compound of magnesium. तो it's a coordination compound of magnesium, तो ये मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इट्स अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। तो ये स्टेटमेंट गलत है, कैल्शियम बस बोल दिया तो गलत हो गया। तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही निकालना था। क्लियर हो गया? सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है। और डी ऑप्शन दिया था कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होते हैं, इज एन एंजाइम एंड कंटेन्स जिंक, ये बिल्कुल सही है। बायोलॉजिकल में ये एक एंजाइम होता है, इट्स एन एंजाइम विच कंटेन्स जिंक, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है,
ठीक है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो होता है वो बेसिकली एक एंजाइम होता है जो कि जिंक का एंजाइम होता है जो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है, ऑप्शन सी इनकरेक्ट था। 2004 का ये सवाल था तो ए ऑप्शन सी गलत था, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर था, क्योंकि स्टेटमेंट गलत था और हमें गलत स्टेटमेंट ही पता करना था, वही हमारा आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे, विल मूव टू द 18th क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 18वें क्वेश्चन पर। 2002 का सवाल है बेसिकली। 18वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैसे निकलती है? म्यू इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 का अंडर रूट, वो भी Bm बोले तो बोअर मैग्नेटॉन में, Bm बोले तो बोअर मैग्नेटॉन में, तो म्यू इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 का अंडर रूट बोहर मैग्नेटॉन में, जहां n कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बात कंफर्म है, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट, उतने ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट। तो कह सकते हो आप कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले अपन सब में क्या पता कर लेते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए अपन सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पता कर लेते हैं। क्लियर हो गया? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पता कर लेते हैं। एक एक कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं पहले, एक एक कॉम्प्लेक्स। पहला है कौन सा? Mn+2, मैंगनीज +2। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है न्यूट्रल स्टेट में? 25। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आर्गन तक तो चलेगा, 18 नंबर तक जाना है क्योंकि 19 और 20 और 3d5, लेकिन इसके पास +2 का चार्ज है, तो मतलब इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है 4s के, तो 4s 0 हो गया। 3d के 5 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसके पास n की वैल्यू हो गई 5। तो मैक्सिमम वैसे इसी के पास होगा क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अनपेयर्ड डी में होते नहीं है। तो मेरा तो आंसर एक ही बार में वैसे आ चुका है, क्योंकि याद रखना डी में 5 से ज्यादा कभी अनपेयर्ड नहीं हो सकते, 6 अनपेयर्ड नहीं हो सकते। डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 5 ऑर्बिटल हैं, तो पहले आप एक एक सबको भरोगे तो 5 तक आधे भर जाएंगे, उसके बाद छठा भरोगे तो पेयरिंग चालू हो जाएगी, तो फिर छठा भरा तो आपने एक पेयर कर दिया तो अब 4 ही अनपेयर्ड रह गए, 7वां भरा तो 3 अनपेयर्ड रह गए, 2 पेयर्ड हो गए। तो यहां पर ये पेयरिंग का जो फंडा है ये 5 तक मैक्सिमम रहेगा जब तक वो आधे तक नहीं पहुंच जाता, तो आधे तक पहुंचेगा तो 5 तक वो मैक्सिमम रहेगा, तो यही हमारा आंसर है। बट स्टिल हम बाकी का भी निकाल लेते हैं क्योंकि हो सकता है कि वहां पर आयनिक चार्ज कुछ ऐसा हो कि वहां पर भी 5 अनपेयर्ड आएंगे, तो देखना पड़ेगा। तो बी कौन सा है? Fe+2। एटॉमिक नंबर आयरन का 26, आर्गन तक ऐसे ही चलता, फिर चलता 4s2 और फिर हो जाता 3d6। लेकिन याद रखो 4s2 आ रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि यहां पर +2 आ रहा है साथ में, +2 में इलेक्ट्रॉन चले गए। 3d6, n की वैल्यू 4, देखो मैंने अभी बताया ना 6 में क्या होगा, एक पेयर्ड हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? अब n की वैल्यू 6 आ गई। तो पहले थी n की वैल्यू 5, अब n की वैल्यू 6, सॉरी अब n की वैल्यू 4, माय मिस्टेक, n की वैल्यू 4 आ गई, तो ये n की वैल्यू आपको दे देगा 4, सो दिस विल बी 4। क्लियर हो गया? क्यों 4 आई? क्योंकि 3d6 है, 6 इलेक्ट्रॉन से आपके पास, 6 इलेक्ट्रॉन से तो 5 तक आपने सिंगल ही भर दिया, सबको अनपेयर्ड कर दिया, छठे को आपने मतलब छठे को भरा तो एक पेयर्ड हो गया, तो 4 अनपेयर्ड रहेंगे, दैट इज n इक्वल टू 4। सी टाइटेनियम +2, टाइटेनियम +2, स्कैंडियम टाइटेनियम 22 एटॉमिक नंबर, आर्गन तक तो ऐसे ही चलता वो, उसके बाद चलते 19 और 20 में 4s2 और फिर 22 में 3d2, लेकिन ये +2 है मतलब इसका भी s खाली है, तो s खाली है तो सिर्फ d में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों सिंगल फील्ड होंगे, तो n इक्वल टू 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी अनपेयर्ड, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। लेट्स मूव टू द डी पार्ट, क्रोमियम। तो जो क्रोमियम है वो +2, एटॉमिक नंबर इज 24 होगा तो ये आर्गन, आर्गन के बाद ये 4s1 हो जाता है, याद रखना एक्सेप्शन है क्योंकि 3d4 अनस्टेबल होगा इसलिए वो 3d5 कर लेगा, एक s से ले लेगा, तो 3d5 4s1। यहां पर क्या हो गया कॉन्फ़िगरेशन, अब देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी निकाल दो, तो एक 4s से निकल गया और एक 3d से निकल गया,
तो 3D के पास बचा 4 और 4s के पास बचा 0, तो 3D 4, n की वैल्यू 4, इसकी n की वैल्यू 4 आ रही है। समझ में आया? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसके हैं अनपेयर्ड? मैग्नीज के ही है, Mn+2 के। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ये करेक्ट आंसर हो गया। तो इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो n की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 × 5+2, 5+2 is 7, 7 5 35, √35, 5.9 समथिंग आती है इसकी बोहर मैग्नेट्रॉन में मैग्नेटिक मोमेंट, जो सबसे ज्यादा होता है। इससे ज्यादा नहीं होगा, 5 अनपेयर्ड पर सबसे ज्यादा है। 18th क्वेश्चन डन हो गया, ये ऑप्शन 2002 का ये सवाल था। स्क्रीनशॉट लेंगे, 19वें सवाल पर हम बात करेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विच विल बी योर 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन पर बात करते हैं। 2003 का सवाल है, 2003 का सवाल है। 19th क्वेश्चन देखते हैं। इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4NiCN4 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो K4NiCN4, एक काम करते हैं, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर x मान लेते हैं। तो x पोटेशियम की +1 होती है, कितने पोटेशियम है? 4, तो +1 × 4 प्लस x, प्लस साइनाइड की -1 होती है, तो -1, कितने साइनाइड है? 4, तो × 4 = 0, क्योंकि ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, ओवरऑल 0 है, तो ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। तो दिस इंप्लाइज +4 + x - 4 = 0, +4 + x - 4 = 0। तो यहां पर क्या हो गया? +4 - 4 कैंसिल, x = 0, ऑक्सीडेशन स्टेट विल कम आउट टू बी 0, मतलब यहां पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, न्यूट्रल स्टेट में वो मौजूद है निकल। हेंस ऑप्शन जो हो गया वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू 0 आ रही है और x हमारा निकल का ऑक्सीडेशन नंबर था, ऑक्सीडेशन स्टेट कह लो, तो उसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, जिसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा। क्लियर हो गया? 19th क्वेश्चन 2003 का सवाल था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सवाल था। स्क्रीनशॉट ले लें आप। ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। 20वें क्वेश्चन पर आते हैं, जो 2003 का सवाल है, 20वां क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन पर बात करते हैं, 20वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। A reduction in atomic size with increase in atomic number is a characteristic of elements of। एटॉमिक नंबर के बढ़ने से एटॉमिक साइज घटेगा, ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है? एटॉमिक नंबर के बढ़ने से एटॉमिक साइज घटेगा, ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है? नहीं तो जनरली क्या होता है, जैसे नहीं ज्यादा एटॉमिक नंबर आ रहा है, शेल्स बढ़ रही हैं, शेल्स बढ़ेंगी तो साइज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये किस ब्लॉक के एलिमेंट का कैरेक्टर है कि अगर उसका एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे तो उसका साइज घटेगा। तो एक ही आंसर है, दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्यों? क्योंकि भैया एफ ब्लॉक एलिमेंट में आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मिल सकता है, ठीक है, जो 4f के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं पुअर शील्डिंग दिखाते हैं, उसके कारण पुअर शील्डिंग के कारण जो न्यूक्लियस होता है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन 6s या 7s को रख लेता है, खींच लेता है अपने पास, और जब वो उसको अपने पास खींचेगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। अगर वो 6s को खींचेगा तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और अगर 7s को खींचेगा तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है रिस्पेक्टिव 4f और 5f सीरीज के, रिस्पेक्टिव 4f और 5f सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता जाएगा, उनका एटॉमिक रेडियाई कम होता जाएगा। तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से। तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में होगा, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, साइज घटेगा। एफ ब्लॉक का कैरेक्टर है। 20th क्वेश्चन का 2003 का ये क्वेश्चन था, सही आंसर हमको मिल चुका है, दैट इज बी, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन। क्लियर हो गया? बाकी कोई ऐसा नहीं है, डी ब्लॉक नहीं है, रेडियो एक्टिव सीरीज तो कोई अलग से कोई सीरीज नहीं है, बेसिकली उन्हीं एलिमेंट्स में से हाई एटॉमिक मासेस कुछ ऐसा है ही नहीं। क्लियर हो गया? तो एफ ब्लॉक एलिमेंट करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर हम वीडियो कंक्लूड करते हैं।
तो ये था हमारा आज का ये सेशन, जिसमें हमने 25th के डे के टॉपिक में वो रिवीजन हमने उन क्वेश्चंस का किया है जो पहले हमने पिछले 5 टॉपिक जो हमने पढ़े पिछले 5 दिन में, वो और उसमें भी जिसमें जेईई या किसी रीजनल एग्जाम्स में या गवर्नमेंट एग्जाम्स में या स्टेट लेवल के एग्जाम्स में इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आए, उन क्वेश्चंस को हमने यहां पर डिस्कस किया था और 20 क्वेश्चंस की हम लोगों ने सीरीज पूरी डिस्कस की है। इन केस अगर आप YouTube पर कोई लेक्चर मिस आउट कर रहे हो या कोई डे आपका मिस हो रहा है या आपको एक ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो सबसे बेहतर तरीका आप मैग्नेट ब्रेन्स आकर मैग्नेट ब्रेन्स पर विजिट कर वेबसाइट पर विजिट कर आप ये लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। www.magnetbrains.com जाना है, वहां पर आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलेगी। आपको IIT JEE की कैटेगरी में जाना है जहां पर रेगुलर IIT JEE के कोर्सेस है। रेगुलर कोर्सेस तब पढ़ना है जब आपके पास एम्पल टाइम हो, मतलब साल, 1.5 साल, 2 साल से ज्यादा का टाइम अगर आपके पास है IIT में अपीयर करने का, तो आप रेगुलर ही देखें। यहां पर आपको बकायदा टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियोस अपलोड होते हैं, कंसिस्टेंट क्वालिटी कंटेंट मिलता है, साथ में आपको DPPs की शीट्स मिलती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलती हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अलग से सीरीज आती है। यहां पर आपको पूरा कोर्स जो मिलता है वो अलग से एक्सक्लूसिवली ईयर लॉन्ग प्रोग्राम के थ्रू मिलता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ही IIT के लिए, तो आप 40 डेज का किल शॉट कोर्स क्रैश कोर्स देख सकते हो। हमारा 40 डेज का क्रैश कोर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, जिसमें हम लोगों ने हर दिन एक टॉपिक लिया है और एक दिन में जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितनी थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो आपको समझाइए। इसको सबसे बेहतर तरीका है, आप यहां पर आओगे तो जैसे आप क्रैश कोर्स पर जाओगे, सब्जेक्ट वाइज सारे टॉपिक दिखेंगे, टॉपिक के मतलब सब्जेक्ट वाइज दिखेंगे आपको सारी चीजें, बगल में प्लस का आइकन है, जैसे क्लिक करोगे तो सारे टॉपिक आएंगे। हर टॉपिक के आगे ड्यूरेशन लिखा है, कितने ड्यूरेशंस का है, सो दैट आप पूरे टाइम टेबल को प्लान आउट करके अपनी पढ़ाई करो। और जैसे ही आप प्ले करोगे तो हाई क्वालिटी का बफर फ्री वीडियो रन होगा। हाई क्वालिटी में आपको वीडियो मिलेगा, जैसे YouTube पर मिलता है वैसे ही मिलेगा, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं कि अगर वेबसाइट पे बुला रहे हैं तो किसी चीज का सब्सक्रिप्शन लेना है, कोड लगाना है या कोई पैकेज बाय करना है, कुछ नहीं। 100% फ्री एजुकेशन है। जैसे YouTube पर आप लेक्चर्स देखते हो वैसे ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप वेबसाइट पे भी लेक्चर्स देखोगे, और 1, 2, 4 चैप्टर नहीं, कंप्लीट सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स पर IIT JEE और नीट का जो चैनल है उस पर ना सिर्फ JEE की बल्कि नीट की भी तैयारी उतने ही डिटरमाइंड होकर आपको कराई जा रही है। तो जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हो, जितने भी रिलेटिव्स हो जो ऐसे चैनल की तलाश में हो जहां पर रेगुलर वीडियोस मिलने चाहिए, जहां पर क्वालिटी कंटेंट मिले, जहां पर रेगुलर शीट सॉल्विंग हो, जहां पर रोज एनालिसिस हो कि हमने कितना पढ़ा और कितने जो पढ़ा उस पर कैसे सवाल आ सकते हैं, तो आप उन सबके साथ इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। JEE के एस्पिरेंट्स के साथ भी और नीट के एस्पिरेंट्स के साथ भी, क्योंकि नीट फिजिक्स, नीट केमिस्ट्री, नीट बायोलॉजी के भी एक्सक्लूसिव लेक्चर्स आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो उन लोगों के साथ चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।